अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है। बुनियादी तौर पे पिछला टॉपिक जो हमारे पास साइक्लोट्रॉन था उसी की एक मॉडिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्किंग देखेंगे, इसके फायदे देखेंगे, क्या इसके एडवांटेजेस हैं साइक्लोट्रॉन की निस्बत से। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन हमारा टॉपिक हुआ, जैसे मैंने कहा एक मॉडिफाइड फॉर्म है साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन अगर आपको पिछला लेक्चर सुनना पड़ेगा कि दो जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज थी और जो मूविंग आयन का जो टाइम था वो आपस में सिंक्रोनाइज मैच किया जाता था। वो एक रेजोनेंस का लफ्ज हमने यूज किया था कि आपके पास जब साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस में यानी रेजोनेंस नहीं रह पाती, क्यों? क्योंकि पार्टिकल का मैस बढ़ जाता है। तो वो लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। तो अप्लाइड जो आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है और जो मूविंग आयन का जो टाइम था उसमें रेलेटिविस्टिक जो इंक्रीज थी आयन के मैस की वजह से, उस वजह से आपकी रेजोनेंस कायम नहीं रह पाती। तो जैसे मैंने कहा मैस बढ़ता जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, तो रेलेटिविस्टिक इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है आयंस की वो कम हो जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसका टाइम बढ़ जाता है। तो मैस के बढ़ने से वो उतनी देर में वहां नहीं पहुंच पाता है जितनी देर में वहां पे पोलैरिटी बदलती है। तो आयन हमारे जो फ्रीक्वेंसी है, ये सॉरी एच एफ लिखा गया आर एफ है, तो जो हमारी आर एफ फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है उससे आउट ऑफ फेज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डी थी, जहां पे दो डी हमने लगाई हुई थी उसके क्रॉस में, यानी वो अब नहीं पहुंच पाएगा। इस दौरान पोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी, तो नतीजे के तौर पे उसका वेलोसिटी भी नहीं बढ़ेगी, उसमें एक्सेलरेशन फर्दर पैदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से जो आयन की फ्रीक्वेंसी में कमी है हम उसे कंपनसेट कर सकते हैं। कैसे? कि आयन हमेशा इन फेज रहे, किससे? जो आपकी आर एफ फ्रीक्वेंसी है उसके साथ। तो दो तरीके होते हैं, एक तरीका आप जैसे तस्वीर में देख सकते हैं उसी तरीके से आपने पावर सप्लाई लगाई हुई है, ये आयन सोर्स है, ये आप दो डी की बजाय आपको एक डी दिख रही है, सिंगल डी है, और ये वैक्यूम के अंदर सारा पड़ा है। यहाँ पे मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर है, यानी चार्ज पार्टिकल को अपने मुताबिक हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब सीन क्या है हमारे पास, तो कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वो आपने कांस्टेंट, यानी डी के ऊपर जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि आपके पास जो जनरेटर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो रही है, क्योंकि अभी पीछे मैं डिस्कस करके आया हूं। तो आपने जो उसकी डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी है रेवोल्यूशन में, उसको इन स्टेप करना है। उसके क्या मतलब कि जो आर एफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लगा हुआ है, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर देनी है। किसके लिहाज से? जैसे जैसे हमारे आयन की फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी, तो अब जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, वो हम ग्रेजुअली चेंज करेंगे उस लिहाज से जिस लिहाज से आयन लैग कर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे उसका मैस बढ़ेगा तो हमने पढ़ा कि उसके वो लैगिंग करना, वो उतनी देर में डी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम कहेंगे ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो आयन हमेशा उस वक्त यानी एंटर करेगा जिस लम्हे उसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगेगा, यानी जिस लम्हे पोलैरिटी बदलेगी उसे झटका लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो एक्सेलरेटर ये बेस करते हैं सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में। तो बुनियाद इसमें सारी कहानी की क्या बनी, हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास इस ऐसे एक्सेलरेटर्स को हम सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन बोल देंगे। तो मुद्दा सादा सी बात, वन लाइनर अगर कहूं कि भाई मैस के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम हो जानी थी पार्टिकल की, आयंस की, तो हमने कहा कि उसकी वो जो रेजोनेंस सिंक्रोनाइजेशन थी कि जिस दौरान हमारे अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदलनी है, हमारे जो आयन वाला जो है उसको भी अपनी डी उसी लम्हे क्रॉस करनी है। अब चूंकि वो भारी होता जा रहा है, उस लम्हे वो वहां पे पहुंच नहीं पाता, तो हमने क्या कहा कि भाई जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर दो। तो वो उस लिहाज से दोनों को मैच करने की कोशिश की। तो आपके पास वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसको उस लिहाज से चेंज करेंगे कि जैसे ही आयन लैग करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से कम कर लेगी कि वो जैसे ही डी में एंटर होगा उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, तो उस लिहाज से उसे फिर दिक्कत पड़ेगा।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में बात करें तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में सिर्फ एक डी है और ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर है, जैसे आपको दिख पा रहा है। तो एंटायर यूनिट को हम किस में रखते हैं, आप कह लें कि पोल पीस ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट में रखते हैं, यानी वहां पे नॉर्थ पोल भी होता है। तो आपके पास सेकंड डी की बजाय हमने वहां पे सिर्फ क्या लगाई है, मेटल प्लेट एक इजेक्टर के तौर पे लगाया हुआ है, जो आपने डी की ओपनिंग के अपोजिट रखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर जो आउटपुट है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर की, आपने उसे सिंगल डी के साथ सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है, जैसे आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। और आपने अर्थ को चैम्बर किया हुआ है, यानी जो हमारा ये चैम्बर है जिसको हमने वैक्यूम जिसके अंदर पैदा किया उसे हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी जो हाई फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज तक, ठीक है, यानी उस तरीके तक हम उसे तब्दील कर देते हैं, मॉड्यूलेशन हमने पढ़ी हुई है। तो हाई एनर्जी आयंस को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं चैम्बर से, किसकी मदद से, पॉजिटिव पल्स जो हमने अप्लाई की होती है किस पे, इजेक्टर प्लेट के ऊपर। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। तो आपके पास इसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन भी बोल देते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि एक डी होने की वजह से तो आपकी अच्छी खासी जगह बच गई। तो वो जो वैक्यूम चैम्बर के अंदर आयन सोर्स है, यानी आपके पास और टारगेट यानी काफी जगह बच रही है। तो पोल पीस मैग्नेट की आप उसको ऐसी शेप में एडजस्ट कर देते हैं कि आपकी फील्ड कम हो जाती है बाहर की जानिब, सेंटर से जो बाहर की जानिब है, तो इससे आपकी फोकसिंग अच्छी हो जाती है। तो ये किसका एडवांटेज भी हो गया एक डी कम करने का। अगर हम साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन के बीच में दो कोई क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंसेस बताओ, तो आप क्या बताओगे, साइक्लोट्रॉन में 2 डीज होती है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में 1 डी होती है। आपके हाई जनरेटर फिक्स होता है साइक्लोट्रॉन में, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी आपके पास मॉड्यूलेटेड होता है। ये तो इसका मतलब आप उस लिहाज से सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन यानी वेरिएबल उसमें जनरेटर लगा रहे हैं। तो आपके पास कंटिन्यूस बीम आती है हाई एनर्जी आयंस की जो साइक्लोट्रॉन में होती है, जबकि सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में आयंस ब्रस्ट की सूरत में बाहर आएंगे, यानी फ्यू हंड्रेड पर सेकंड, और हर ब्रस्ट कितनी देर में खत्म हो जाएगा, 100 माइक्रो सेकंड्स के अंदर। तो ये एक बुनियादी फर्क है दोनों के अंदर। ठीक हो गया बात। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।